10 सेकंड देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, इस पे मत जाइएगा, ये घटते बढ़ते रहेंगे। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र की भाषा है? दोस्तों विकल्प को पढ़िएगा। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र की भाषा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और यहाँ पर हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र की भाषा है? तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन जिसने किया होगा कोटा बूंदी, कोटा बूंदी जिसने भी किया होगा उसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल समय हम 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे कहते हैं? दोस्तों प्रश्न को देखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक, या तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता होगा, गारसाद तासी। ठीक है, गारसाद तासी, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, जो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। नोट करिएगा इसको, पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। और यह एक वीर काव्य है, इसमें 69 समय है। नोट करिएगा, 69 समय है। और कब लिखा गया था? 1165। यहाँ से आपके 3 प्रश्न और हमने बना दिए। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है वह पृथ्वीराज के बारे में, क्योंकि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो बचपन के मित्र थे, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में, क्योंकि दिल्ली से अजमेर तक पृथ्वीराज रासो का शासन फैला हुआ था। ठीक है, तो चंद्रबरदाई क्या थे? पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र थे। और उस इस रासो में 69 समय है। कब लिखा गया था? 1165 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो हमारे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी किया होगा, क्योंकि यह एक अंग्रेज अधिकारी है दोस्तों, और यह भारत में लगभग 24 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? 24 वर्ष तक। और इसने अपनी रचना में राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान शब्द का प्रयोग भी इसने लगभग पहली बार किया है। कर्नल जेम्स टार्ड, और यह एक अंग्रेज अधिकारी है, और यह जो है 24 वर्ष तक भारत में रहा, और इसने अपनी रचना में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रथम विदेशी, विदेशी अर्थात जो गारसा तासी है, ये व्यूलर है और जॉर्ज मिल्टन है, इसके पहले या था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? पृथ्वीराज रासो में इसमें की गई है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति, तो आदिकाल की जो प्रमुख श्रृंगारिक कृति है क्या है? श्रृंगारिक कृति में हमारे क्या आ जाता है? विसल देवरासो। ठीक है दोस्तों, विसल देवरासो है, और विद्यापति की पदावली भी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्योंकि आदिकाल की जो श्रृंगारिक कृतियां विद्यापति भी ने लिखा था, और विसल देवरासो जिनका ग्रंथ है, यहाँ भी आदिकाल की श्रृंगारिक रचनाएं इसमें मिलती हैं, और विद्यापति की पदावली भी है, इसको भी भूलिएगा मत। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया है। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ?
दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आपको पता ही होगा। दक्षिण भारत समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? एक विशेष बहुत बेहतरीन प्रश्न है। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कौन सी विशेषता लागू होती है भाई? समग्र भक्तकालीन भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास है, जाति प्रथा निषेध है, ईश्वरीय लीला गायन है और अहंकार का त्याग है। तो समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग इसमें किया गया है, यही विशेषता इसमें लागू होती है। ठीक है, अहंकार का क्या किया गया है दोस्तों? त्याग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? दोस्तों प्रश्न को, ऑप्शन को आप पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन को आप पढ़िएगा। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? क्योंकि भक्ति क्षेत्र में जाति पात का भेद है। ठीक है, ईश्वर को मिलाने वाला क्या है? गुरु है। यही प्रश्न इसमें क्या है? संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण से माना जाता है? इसी कारण से माना जाता है क्योंकि ईश्वर को मिलाने वाला क्या है? गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अर्थात गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है दोस्तों। यह वनडे एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम नहीं, सब डीपली एग्जाम है। जो भी हमारे छात्र छात्रा बालक बालिका देख रहे हैं, जो भी हमारे मित्र सहयोगी देख रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से आंसर देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जल्दबाजी में आंसर नहीं दीजिएगा, ना टाइम हो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य का इसमें से क्या है? सबसे पहले आते हैं द्वैतवाद पर। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है। किसका है? मध्वाचार्य। नोट करिएगा इसको, बार बार इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने पढ़ाया है। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है। अद्वैतवाद किसका है? अद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद किसका है भाई? अद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है। किसका है? वल्लभाचार्य का है। नोट करिएगा, वल्लभाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद किसका है? यह है शंकराचार्य का। किसका है? शंकराचार्य का। ये सब दोस्तों, ये सब दार्शनिक मत है, ये दार्शनिक संप्रदाय है, इनको तो कंठस्थ करना ही पड़ेगा। ये सब क्या है? दार्शनिक, ये सब दार्शनिक मत है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई, क्षमा चाहेंगे। ये जो शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है, ये जो शुद्धाद्वैतवाद है यह है वल्लभाचार्य का। किसका है? वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य का है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। ठीक है, और हमारा एक इसमें और बन जाता है, इसके हैं शंकराचार्य। दोस्तों उल्टा हो गया था, हम क्षमा चाहेंगे। इसके हैं शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य। थोड़ा सा हमको डाउट हुआ था बताते वक्त। द्वैतवाद के हमारे जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद के हमारे क्या हैं? वल्लभाचार्य हैं। और अद्वैतवाद के हमारे शंकराचार्य हैं। जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके हमारे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्रवर्तक हैं। ठीक है, हमारे क्या है? प्रवर्तक है, संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है हमारा, सूर सागर का काव्य, सूर सागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? सूर सागर का काव्य रूप, तो सूर सागर का काव्य रूप क्या है भाई? सूर सागर का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य है दोस्तों। क्या है? इन्होंने डी ऑप्शन के ऊपर राइट है, ये महाकाव्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूर सागर महाकाव्य नहीं है, ना तो प्रबंध काव्य है, ना खंड काव्य है। क्या है? गीत काव्य है, अर्थात एक गाया गया था सूरदास के द्वारा। गीत के ये मतलब गीत जो पद है गाए गए थे, इसलिए इसको क्या कहा है? गीत काव्य कहा गया है। सब डीपली प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी, दास से भाव थी। तुलसीदास स्वयं को दास मानते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना प्रभु मानते थे, ईश्वर मानते थे, परमात्मा मानते थे, दास। ठीक है, यहाँ ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम, रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम भिन्न है, क्योंकि क्योंकि क्या है? क्योंकि क्या है? क्योंकि वह अत्यधिक मानसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूति और रीत मुक्त है। इसमें डी राइट हो जाएगा, वह स्वानुभूति और रीत मुक्त है। वैसे भी घनानंद क्या है? घनानंद जो है रीत मुक्त कवि माने जाते हैं, रीतियों से मुक्त थे वो, अर्थात रीति को ध्यान नहीं देते थे, रस छंद अलंकार रीतियों को ध्यान नहीं देते, अपनी रचनाओं को करते रहते थे। अगला प्रश्न है, रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ, रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ, इसमें से ऑप्शन को लॉक करिएगा। क्या है हमारा? कविकुल कल्पतरु। और यह रचना किसकी है दोस्तों? यह रचना है चिंतामणि की, यह रचना है चिंतामणि की, नोट करिएगा। ठीक है, ये जो कविकुल कल्पतरु है, यह है चिंतामणि की। ठीक है, और इसके बाद जो शब्द रसायन है, ठीक है, क्या है? शब्द रसायन, नोट करिएगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है जानते हो दोस्तों? ये सब नीति निरूपक, ये सब परिचय ग्रंथ है। शब्द रसायन किसकी रचना है? देव की है। ये सब क्या है? रीत निरूपक, ये सब काव्य रचनाएं हैं। क्या है? रीत निरूपक काव्य रचनाएं हैं। शब्द नारायण हो गया देव का, और एक और है रस रहस्य, नोट करिएगा। रस रहस्य किसका है? कुलपति का है। किसका है? कुलपति का है। इसको भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, और यह चीजें बार बार पढ़ने को मिलती भी नहीं है दोस्तों। और क्या है? काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय, इसको देखते हैं। काव्य निर्णय किसका है? यह है दास का। ठीक है, काव्य निर्णय किसका है? यह है दास का। ठीक है, और रस पीयूष निधि है। क्या है? रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि भी है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नीति निरूपक रचनाएं हैं। ये रचना किसकी है दोस्तों? ये रचना है सोमनाथ की। तो यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन और हो गए। रीति निरूपक ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, तो रीति निरूपक कवि कल्पतरु रचना, ये तो रीति निरूपक रचना है ही, किसकी है? चिंतामणि की है। रस रहस्य किसका हो गया? कुलपति का हो गया। शब्द रसायन किसका हो गया? देव का हो गया। काव्य निर्णय किसका हो गया? दास का हो गया। रस पीयूष निधि किसका हो गया? सोमनाथ का हो गया। दोस्तों इस बार इसको पूछा है, तो लगा अगले प्रश्न में इसको उठा के पूछ ले। शब्द रसायन दे दे, इसको न दे, शब्द रसायन को दे दे, फिर इसको न दे, रस रहस्य को दे दे। तो इतनी सारी रचनाएं क्या है? ये रीति निरूपक की प्रवृत्ति का पालन करती हैं। तो मेरे पढ़ाने का मतलब यही है, हमको ये नहीं है कि हम टिक लगाएं और भगे। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु यहाँ पर आपको देना है परीक्षा गुरु 1882, लाला श्री निवास। ठीक है, यही रचना है। और जो 100 अजान एक सुजान, यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। इसी के 10 साल बाद है 1892 की है। और क्या है? चंद्रकांता, यह है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। यह भी उपन्यास है दोस्तों, यह भी उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है। ये है हमारे देवकी नंदन खत्री साहब हैं। ठीक है, ये हमारे हैं देवकी नंदन खत्री, किसके? चंद्रकांता के। चंद्रकांता क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो चंद्रकांता मान चलिए कि इसमें से हम 1882, ये 1887 है। 1887 ये भी उपन्यास है, ये भी उपन्यास है। यहाँ पर दोस्तों
रानी केत की कहानी इंसान अल्लाह खा की है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान अल्लाह खा के पढ़ने का मतलब है दोस्तों सारे विकल्प दिमाग में आना चाहिए, तब वह परीक्षा क्वालिफाई की जा सकती है, ठीक है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता कौन है? आधुनिक काल में, आधुनिक काल की बात हो रही है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य दोनों रचनाओं की बात हो रही है, खाली गद्य की बात नहीं हो रही है, भारत के पे दिमाग लगा देना, गद्य की बात नहीं हो रही है, पद्य की भी हो रही है। इसमें हमारे हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन राइट है। द्विवेदी की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, द्विवेदी एक दोस्तों प्रश्न कट गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? साकेत ने किया है। जो कैकेयी का अनुताप है वह साकेत महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। साकेत क्या है? महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं, नोट करना, इसमें क्या है? 17 सर्ग भी हैं साकेत। और छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। की प्रसाद प्रकृति के मतलब नजदीक माने गए हैं। पंत क्या है? सुकुमार के कवि हैं। निराला क्या है? निराला जो है विरह के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, ठीक है। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? दोस्तों विकल्प को पढ़िएगा आप, छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? छायावादी कवियों की बात कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। जिन दोस्तों ने डी किया होगा बिल्कुल राइट है, ये सारी चीजें सही है भाई। असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन, ठीक है, असीम से मिलन की इच्छा। छायावादोत्तर काव्य में, छायावादोत्तर काव्य क्या है? शुक्लोत्तर युग है। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो यहाँ पर आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में मिलता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों देखिएगा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ब्रज भाषा का मतलब है ये सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है। ये क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश है। इस अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। नोट करिएगा, किससे किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों ए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ से और प्रश्न तो और भी प्रश्न तो बनता है, इसको भी समझ लीजिए। सौरसेनी क्या है? ए अपभ्रंश है। सौरसेनी क्या है? ए अपभ्रंश है, ठीक है। अब अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश अशुद्ध रूप है, अपभ्रंश टूटा फूटा रूप है। तो जो यहाँ पर दोस्तों ब्रजभाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। नोट करिएगा, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। पहली हमारी कौन हो गई? ब्रज भाषा हो गई। फिर हमारी हो गई खड़ी बोली, ठीक है, बुंदेली हो गई, ठीक है, कन्नौजी हो गई और वांगड़ू हो गई, जिसको हम हरियाणवी के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां हैं, ठीक है। पहली हमारी क्या हो गई? ब्रज भाषा। फिर खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी बोली कहते हैं, राहुल सांकेतिया ने कौरवी बोली का नाम दिया था। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ठीक है, और उसके बाद कन्नौजी है, और इसके बाद बुंदेली है, और इसके बाद बांगरू है, या जिसको हम हरियाणवी के नाम जानते हैं। दोस्तों कितने सारे प्रश्न यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश क्या है? इससे पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। दोस्तों पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आ जाती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आ जाती हैं। कौन कौन आ जाती है? अवधी आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और अवधी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां आ जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एक विकल्प से कम 10 ऑप्शन सही कराया। पढ़ने का मतलब यह होता है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौरवी बोली है, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। लूनाडी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है?
डूनाडी, नोट करिएगा, डूनाडी जयपुर सवाई माधोपुर में, जयपुर सवाई माधोपुर में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों बताइएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों के काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, कालक्रम की बात पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काल क्रमानुसार किसने वर्णन किया है? दोस्तों जल्दी से बताइए, काल क्रमानुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार किसने किया है दोस्तों? जल्दी से विकल्प को बताइए आप, जल्दी से विकल्प को बताइए, काल क्रमानुसार किसने किया है? जिन साथियों ने जॉर्ज ग्रेसन को किया, बिल्कुल राइट है, जॉर्ज ग्रेसन ने किया था किसका? काल क्रमानुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार किया था। और इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, कितना? 1000 कवियों का वर्णन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि, क्या प्रश्न है दोस्तों? आपका माथा खनकेगा जहां से मैंने इस प्रश्नों को लिया है। आदिकाल के अंतिम चरण के कवि, तो अंतिम चरण के कवि हमारे हो गए भैया अमीर खुसरो। इन लोगों को मत लीजिएगा, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सरहपा को मत लेना भाई। अंतिम चरण के हमारे कवि हो गए अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम आपको बताना है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, अजमेर के शासक से संबंधित है। दोस्तों विकल्प को पढ़िएगा, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक यानी कि अजमेर के राजा, तो कौन सी रचना है? ये नरपति नाल है। क्या है? ये नरपति नाल है। ये जो नरपति नाल है ये अजमेर के राजा थे, ठीक है। अगला आते हैं नरपति नाल। निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निर्गुण साधक का मतलब होता है ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या होता है? ज्ञानाश्रयी, नोट करिएगा, ज्ञानाश्रयी या फिर ज्ञान मार्गी, या फिर ज्ञान मार्गी, दोनों नाम एक हैं। और इसमें हमारे जानते ही हो लगभग हमारे कबीर है, सुंदरदास है, दादू है, संत सुदना है, संत पीपा है, ठीक है, रविदास है, ये सारे इतने कवि आते हैं। तो प्रथमोल्लेख किया था किसने भैया? नामदेव ने किया था। किसने किया था? नामदेव ने। जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने नामदेव को किया होगा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग किया है? ये किसकी रचना है? ये जायसी की है, पद्मावत से है, ठीक है। तन चितौर, चितौर का मतलब होता है चित्तौड़, तन चितौर, चितौर का मतलब होता है दोस्तों चित्तौड़। तो तन चितौर मन राजा कीन्हा, तो किस शैली का? यहाँ पर दोस्तों लौकिक सत्ता से यानी कि लौकिक ईश्वर से अलौकिक परमात्मा को प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? अन्योक्ति परक शैली। क्या हो जाएगा? अन्योक्ति परक शैली। ध्यान दीजिए डीपली प्रश्न है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, तो तन कहाँ है उनका? चित्तौड़ में है, लेकिन मन कहाँ लगा है? राजा में लगा है। तो यहाँ पर अन्योक्ति परक शैली अर्थात लौकिक सत्ता से अलौकिक, लौकिक ईश्वर से अलौकिक ईश्वर को प्राप्त करने की बात इसमें बताई जा रही है। किसके द्वारा? जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने कहा था जायस नगर मोर स्थानो। जायस उनका क्या है? मूल निवास है, और अवधि में उन्होंने अपना पद्मावत लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर 10 सेकंड में देना है और कितने लोग दे पाते हैं। दोस्तों संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से? दोस्तों हमारा एक प्रश्न है विनय पत्रिका किस भाषा में है? हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा कमेंट के माध्यम से प्यारे जरूर बताना कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। और तुलसीदास की कितनी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं? कितनी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं?
अर्थात ब्रज भाषा में कितनी रचनाएं हैं, अर्थात उनकी संख्या। यहाँ पर रामानंदी, जिन्होंने डी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है, जिन्होंने डी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? जिन साथियों ने वर्ग चेतना प्रधान, क्या वर्ग चेतना प्रधान, यानी कि प्रत्येक वर्ग पर ध्यान दिया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? वर्ग चेतना को विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता। दोस्तों साथियों, जो हमारे हिंदी पाठक हैं, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। नई कविता भाषा की प्रमुख विशेषता, ये नई कविता अर्थात 1960 के बाद की कविता, 1960 के बाद की रचनाएं, 1960 के बाद की रचनाएं हैं। इनमें से क्या हो सकता है साथियों? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिंब प्रधान से युक्त, बिंब प्रधान से युक्त, ठीक है, या क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नई कविता की। नई कविता की भाषा की विशेषता क्या है? बिंब प्रधान से युक्त। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी, जो भी हमारे भाई बहन हमारी इस प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, शाठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता, ध्यान दीजिएगा, निषेधात्मकता का मतलब होता है नहीं, निषेधात्मकता का मतलब होता है नहीं। शाठोत्तरी कविता, यह भी कविता 1960 के बाद की ही है, ठीक है। कविता है, अकविता है, शाठोत्तरी कविता है, नई कविता है, सब 1960 के बाद की कविता है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद की कविताएं हैं, ठीक है। निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? यानी कि जो जिन्होंने वियासन किया तो राइट है, क्योंकि सपाट बयानी और बड़बोलापन इस रचना में नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शाठोत्तरी कविता में सपाट बयानी और बड़बोलापन नहीं है, बाकी राजनीतिक दबाव और मूलहीनता इसमें है। राजनीतिक दबाव पड़ा था, मूलहीनता भी है, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता बिल्कुल है, सामाजिक यथार्थ को चरमोत्कर्ष स्थिति के रूप में दिखाया गया है। और अगला है पराजय भावना और निराशा, यह भी चीजें इसमें पाई जाती हैं। लेकिन सपाट बयानी और बड़बोलापन क्या है? निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? तो प्रश्न को कैसे घुमाया है दोस्तों? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो हमें जरूर बताना, ठीक है, हमें दोस्तों हमें जरूर बताना, और हमको कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करना कि हम फिर, ताकि अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा।